अस्सलाम वालेकुम। अब मेन जो एक टॉपिक था वो ये था एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज़ इम्प्लांटेड एट द साइट अदर देन द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी। कॉमनेस्ट साइट ऑफ, इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और कॉमनेस्ट साइट क्या है, फ्लोपिन ट्यूब। डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ fertilized ovum is implanted at the site other than normal uterine cavity. Our commonest site is fallopian tube and this is known as ectopic pregnancy. ठीक है, और एग्जैक्टली ये चीज़ है। ये 10 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये कॉर्नुआ है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये सारी जगह, और फिर ओवरी में भी होती है। ठीक है, जो कि अनकॉमन है। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्योंकि देखें जब फर्टिलाइजेशन होती है वो ट्यूब में होती है। ठीक है, ये हम सबको पता है, एम्पलरी रीजन में होती है। तो कॉजेज़ क्या है कि डिलेड पैसेज, यहाँ से डिलेड पैसेज वहाँ पे कहीं रुक गया। अब कहीं रुकने की वजह क्या है, रुकने की वजह कहीं उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिली, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि कोई बीच में कोई ब्लॉकेड आया, कोई पीआईडी से एडहीजन्स बनी हुई है। ठीक है, और कोई कंजेनिटल एनॉमली है। ये पाथवे अगर ख़राब होगा ना तो अब नॉर्मल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। कोई प्रीवियस ट्यूबल सर्जरी हुई हुई है। ठीक, ये वजूहात हैं। आप ये देख लें कि अगर हेल्दी ट्यूब होगी तो नहीं होगा। एक और काम क्या है कि दोनों ओवरी से ओवुलेशन होती है ना, तो अमूमन अगर इसमें, क्योंकि 3.5 डेज़ लगते हैं यूट्राइन कैविटी में जाने के लिए, तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ से हुई है और दूसरी वाली फ्लोपिन ट्यूब ने ले ली है तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरी इस वाली साइड की ट्यूब में कहीं इम्प्लांट हो जाएगी। दिस इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो उसका 10% इंसिडेंस है। और ये ख़तरनाक क्यों होती है? ये ख़तरनाक इसलिए होती है कि इसको आपको डायग्राम ही बताऊंगी कि ये जो रप्चर कर जाए ना, तो वो जो प्लेसेंटा, मैंने आपको बताया था ना, अभी हम एक जो पहला लेक्चर डाला था कि प्लेसेंटा खुद एक इतना छोटी सी प्लेसेंटा, आप सोचें फ्लोपियन ट्यूब का डायमीटर बिल्कुल से धागे की तरह होता है। और जब आप हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी देखें या और देखें, जब लेप्रोस्कोपी पे देखें, लेकिन जब प्लेसेंटा बनने लगता है तो ये इतना ही हैमरेज करता है। कभी कभी जब रप्चर होती है तो अंदर 3-3 लीटर 4-4 लीटर तक ब्लड होता है। तो ये जो इसमें वही फीटो मैटरनल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। एग्जैक्टली आपको अब याद आ गया मेरी बात। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? यह तो ट्यूबल अबॉर्शन हो जाती है। ट्यूबल अबॉर्शन क्या हुई, फ्लोपियन ट्यूब में हुई थी ना अब नॉर्मल, तो ट्यूबल फ्यूटल यहाँ हुई थी, तो क्या हुआ, यहीं से अबॉर्ट कर गई, आगे बढ़ी नहीं, इस तरह फिम्ब्रिया से पकड़ गई, या फिर इतनी बढ़ी कि ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें यूँ ये बढ़ते गए, यहाँ से भी बढ़ते गए, फिर ट्यूबल रप्चर हुआ और फिर हीमोपेरिटोनियम हो गया। ट्यूबल मोल क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है लेकिन अपनी ट्राई करता है, लेकिन क्या होता है, ट्यूबल अबॉर्शन नहीं होती, वो मोल सा बन जाता है। तो ये अब नॉर्मल ब्लीडिंग करता रहता है। वो यूट्राइन कैविटी में भी आती है, कभी डार्क रेड, कभी उसको हमें भी खोलना पड़ता है, कभी कभी रिजॉल्व भी हो जाता है, कभी चॉकलेट कलर्ड ब्लड, इस तरह करके। और दूसरी बात ये है कि हाँ, फिर यहाँ से जो निकला ना ट्यूबल अबॉर्शन, तो ये जाके गट पे लग गया, तो ये सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो जाती है। ये टर्म तक भी चली जाती है, या स्पॉन्टेनियस एग्रेशन हो जाती है। अब ये याद रहेगा, ये इस तरह ये एंड होते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? हिस्ट्री में हम सबसे पूछेंगे सबसे पहले कि भाई इसकी एलएमपी क्या है, रिप्रोडक्टिव एज में है, कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इसकी ना कभी टिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है और आजकल एटिपिकल भी आ रही हैं। इसलिए जब तक आप इसको डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन भी कह सकते हैं कि आपने एक्सक्लूजन करनी है। और डीडी में मैं लिखना भूल गई हूँ, आपको मैं बता दूँगी। बहरहाल फिर हमने जो इन्वेस्टिगेशंस करनी है, आपस कोई भी आता है,
वहाँ पास अमूमन घर से पेशेंट जब बेटा उठ के आता है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, स्पॉटिंग हो रही होती है या उसको कोई पेन हो रहा होता है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, हमें ब्लड ग्रुप उसका ज़रूर पता होना चाहिए। अगर कोई अंदर ब्लीडिंग हो रही है जो हमसे अभी डिटेक्ट नहीं हो रही है या अंदर बढ़ रहा है, हमें हीमोग्लोबिन ज़रूर पता होनी चाहिए। इंडिसेस आपको सब पता होने चाहिए, या आप याद कर लें, किसी लैब का पेपर ले लें, वो आपको वैसे भी एनीमिया में भी काम आएंगे। MCHC, MCV, इससे हमें पता चलता है कि किस तरफ हमारे ब्लड के वो जा रहे हैं। क्रॉनिक एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड है, ठीक है। फिर हमने कंप्लीट यूरिन कराना है। अब हमने क्या कराना है कि पसल्स तो नहीं, UTI तो नहीं है, ठीक है, जो स्ट्रिक्ट डायग्नोसिस में आता है। दूसरा, हम इससे प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो गोल्ड, हमें थोड़ा सा गोल्ड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो डेफिनेट है वो बीटा HCG। तो खातून कहती नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे प्रेगनेंसी हो। लेकिन अगर बीटा HCG आ गया है उसको तकरीबन 3 वीक्स की प्रेगनेंसी का या 2 वीक्स की प्रेगनेंसी का, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। हम प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेंगे अगर वो हमारे पास सब एक्यूट कंडीशन में आई है। और फिर नॉन इन्वेसिव अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, वो हम अब्डोमिनल भी कर सकते हैं, विजाइनल भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपका सिर्फ अभी डायग्नोसिस हो रहा है, ठीक है। हिस्ट्री वो कैसे देगी टिपिकल कि मुझे कुछ स्पॉटिंग हो रही है। अभी हमने रिसेंटली ट्रिप्रोटमी की तो उनको 22 अगस्त की थी, 22 जुलाई की, अगस्त से हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही थी। तो मैंने बड़ा पूछा, भी आप क्या कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर रही हैं, इतनी आप डेफिनेट कैसी हैं कि नहीं आपको प्रेगनेंसी हो सकती, नहीं हो सकती। तो जब आप बहुत प्रोब करते हैं ना, तो पेशेंट भी सोचने में मजबूर हो जाता है। एंड शी गेट हर बीटा HCG विच वॉज रेस्ड। अब चूँकि मैस छोटा सा था और जो कुछ था वो ओवरी में था, तो कोशिश की कि मीथोट्रेक्सेट लगा दें, लेकिन ये हुआ कि हमने कहा रिस्क नहीं लेते, सो वी डिड लेप्रोटमी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये प्रेजेंटेशन कैसे करेगा। प्रेजेंटेशन या तो एसिम्प्टोमेटिक आपके पास आई, अब नॉर्मल ऐसे स्पॉटिंग के साथ, या कभी कभी दर्द हो गया, मतलब वेग से सिम्टम्स, हम इसको वेग कह सकते हैं, वेग सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन आपने जो है कहते हैं सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट को माँ की तरह वहमी होना चाहिए, कैजुअल नहीं लेना चाहिए। आप इसको कुछ भी है ना, फिर आप इसको ब्लड ग्रुप और बीटा HCG 2 चीज़ें ज़रूर करा लें, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव एज में। अच्छा, फिर आपके पास सब एक्यूट के साथ आ सकती है। वो कहेगी नहीं डॉक्टर साहब, मैं उठती हूँ या टांग सीधी करती हूँ, पेन होता तो है मुझे, या मैं बाथरूम जाती हूँ, कुछ दिनों से है, तो ये सब एक्यूट हो गया। आप इसको कह सकते हैं हाँ मैं अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, सब बीटा HCG करा लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं, ब्लड शेड अरेंज करा लेते हैं, या फिर हम कहते हैं अच्छा अगर थोड़ा सा बीटा HCG आया तो हम मीथोट्रेक्सेट दे सकते हैं। मीथोट्रेक्सेट आपको पता है वो एंटीफोलिनिक एसिड काम करता है, वो ग्रोथ को वहीं रिजॉल्व कर देता है। लेकिन उसके लिए ब्लड ग्रुप जो है, एक तो वो आपको अवेलेबल AB नेगेटिव है, तो देखें वो एनीमिक ना हो, और रीसिस नेगेटिव में ये है कि शी शुड हैव डोनर्स, कि अगर वो एनीमिक है किसी वक्त भी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरी बात ये है कि आप मीथोट्रेक्सेट लगा रहे हैं तो उसकी हीमोग्लोबिन जो है ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, 10-11 से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि सेल लाइन सारी डिक्रीज़ हो जाए। फिर एक्यूट अब्डोमेन, अब ये मैंने पिक्चर बनाई, क्या थी ये छोटी सी, देखें इतनी सी ये फ्लोपिन ट्यूब थी। इसमें जब ये जब स्वेलिंग होती है ना, बढ़ता है, तो जब ये न्यूज़ बढ़ रहा होता है ना, दैट इज़ कॉजिंग पेन। तो वो कहती है बहुत दर्द है, बिल्कुल बेंड होके आपके पास आती है। और जब ये रप्चर हो जाए कहीं से और यहाँ से ब्लड होता है, ओ हो, फिर तो ऐसा ब्लड होता है कि जिसको हमें शॉक में चली जाती है। फिर शॉक में हमें वही एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हमें ब्लड अरेंजमेंट, लेप्रोटमी। और लेप्रोटमी में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम लेप्रोटमी में टोटल सल्पेंजेक्टमी कर सकते हैं, नो मैटर उसके पहला बच्चा है दूसरा बच्चा, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई हम उसकी नहीं रिपेयर कर सकते, तो टाइम ना ज़ाया करें। हाँ, अगर हम सोचते हैं कि अभी रप्चर नहीं हुई थी, अभी सिर्फ ऐसी स्वोलन थी, और ये तो फिर हम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि इंसिजन दें, सारा कुछ बाहर निकालें,
हेमोस्टेसिस से केयर करें, इसको छोड़ दें ताकि इसको अगली दफ़ा, और मैंने ऐसी बहुत सी लेप्रोटमीज़ की हैं, वो अगली दफ़ा कंसीव कर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर ओवरी में थी, जो ओवरी में यहाँ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ब्लीड करी, तो कभी कभी हमें ओवरी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, इसको हमें ओवरफ्रैक्टमी करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है दैट इज़ द एंड। ये है एक्टॉपिक्स, तो दैट इज़ वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको बार बार ज़रा थोड़ा सा एक दफ़ा पढ़ लें, और अगर आप इसको सुन लेना, फिर आप कोई भी बुक पढ़ लें, किसी भी बुक से आपको पढ़ना मुश्किल नहीं लगेगा। और कम से कम एग्ज़ाम में आपको, अब एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, तो आपने ये बताना है कि जी मिस पीरियड्स हैं या इसका एक्यूट एब्डोमेन है, बिकॉज शी इज़ इन रिप्रोडक्टिव एज, सो आई वुड लाइक टू रूल आउट दैट टॉपिक प्रेगनेंसी। आप एग्जामिनर कहेगा वेरी गुड, आप कहेंगे कौन सा टेस्ट है जो आपको डेफिनेट कुछ बताएगा, आप बताएं कि बीटा एचसीजी है, अल्ट्रासाउंड है, दैट इज़ वेरी गुड। आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। बहुत अच्छा सवाल का इसका जवाब आपने दिया, ठीक है, यही एग्ज़ाम में पूछते हैं। और एक टॉपिक का इंसिडेंस क्या होता है, उसके क्या 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 उसके एंड होते हैं, कि वो जो मैंने आपको बताया था। तो ये एग्ज़ाम, और डीडी क्या हो सकती है, अगर राइट साइड पे अपेंडिसाइटिस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, हेमरेजिक कॉर्पस ल्यूटियम हो सकती है। बस ये एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं, ठीक है। आई होप इट विल बेनिफिट यू। इसका मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना। दूसरी जो मैं डालती हूँ ना, मैं उसकी आई डोंट बॉदर, वो तो अच्छी बात है, पहुँच जाएगी, कभी ना कभी क्लिक कर जाएगी। इसका मुझे ज़रूर आपने फ़ीडबैक देना है, ठीक है, ताकि इसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। लेकिन मुझे चूँकि यूट्यूब पर डालना होता है, तो वही किताब तो नहीं है, आई एम ट्राइंग टू राइट बुक, और अब दुआ करें। लेकिन ये जो मेन टॉपिक है आपके एग्ज़ाम से पहले, तो वो मैं ज़रूर इसमें कवर कर लूँ, और आप उसको देख लें, आपकी तस्वीर भी खींच लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच।